तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट से बना जितने भी केमिकल्स हैं, तो लगभग 4 केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने देखा था कि जो कॉस्टिक सोडा होता है वो एक केमिकल है जो ऑब्टेन होता है कहां से? सॉल्ट से। पहला हम लोगों ने NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका यूजेज है, हम लोगों ने देखा है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं और ये किसका कंपाउंड है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट से कैसे ये केमिकल बनता है, वो हम लोगों ने देखा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? बेकिंग सोडा, है ना, जो कि क्या था? NaHCO3CO2। ठीक है, तो ये जो था वो क्या था हमारा? वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में वॉशिंग सोडा पढ़ा, है ना। वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा क्या था? वो था CaSO4 डॉट 10H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, है ना। आज हम लोग लास्ट कंपाउंड को देखेंगे जो बनता है, वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका शॉर्ट नेम POPB है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो कॉमन नेम हो गया, पहले इसका केमिकल नेम देखेंगे हम लोग। केमिकल नेम, तो क्या केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ये भी सॉल्ट से ही फॉर्म हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, है ना, और उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये असलियत में इसका जो मेन कंपाउंड है वो बनता है जिप्सम से, है ना। जिप्सम एक तरह का हार्ड रॉक मटेरियल है। ठीक है, पत्थर है समझ लो, है ना। अगर हम लोग देखें जिप्सम, जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये डाई, है ना। तो इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का। ये भी एक तरह का क्या है? सॉल्ट है। बात समझ में आ रहा है, जो कि रॉक से मिलता है। अच्छा, एक बात ये कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये जो जिप्सम है ना, एकदम स्टार्टिंग में कहां मिलता था? पेरिस में, है ना। ये सबसे स्टार्टिंग में जब इसको देखा गया तो ये जो जिप्सम हम लोग लाते थे वो कहां से लाते थे? पेरिस से लाते थे, इसलिए उसी के नाम पर इस कंपाउंड का नाम रखा गया। और इसका प्लास्टर क्यों? क्योंकि इसको प्लास्टर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एज ए प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता था, फिर बाद में ये हाथ के प्लास्टर के लिए भी यूज होने लगा, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होने लगा। अब ये आया कहां से है? जिप्सम से, है ना। अब हम लोग देखेंगे ये बना कैसे। तो ध्यान देना, अगर कॉपर सल्फेट सॉरी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। अब क्या होता है कि जब इसका प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, याद रखो, जब इसको हम लोग 373 के पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करेंगे, है ना, हीट देंगे, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O प्लस 1.5 H2O बाहर आ जाएगा, है ना। ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं और कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है ताकि हाफ इसी में रह जाए
और 1.5 अलग हो जाए। यही तो केमिकल है। केमिकल में हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में ये बन रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि घर में लेकर आए इस पत्थर को और भट्टी में रख दिए तो बस बन गया, ऐसा नहीं है। केमिकल बनता है यानी फैक्ट्रीज में ऐसा बनाया जाता है, रिएक्शंस करवाए जाते हैं। तो जब हम लोग इस जिप्सम को, ये पूरा का पूरा क्या है, जिप्सम है ना, इस जिप्सम को हम लोग लेकर आते हैं और उसके बाद जब हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, पीओपी। ये एक तरह का व्हाइट पाउडर है। क्या है, व्हाइट पाउडर। और ये क्या होता है, ये व्हाइट सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल या रॉक बोलो, बात समझ में आया, सॉलिड मटेरियल या फिर सॉलिड रॉक बोलो। जब उसको हम लोग 373 के पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग हीटअप करते हैं, गर्मी देते हैं, तो इसका जो 1.5 वाटर होता है, सिर्फ 1.5, यही तो ध्यान देखते रहते हैं हम लोग, एकदम इक्वल अमाउंट का हम लोग टेम्परेचर देंगे, ना ही ज्यादा ना ही कम। और जैसे इसमें से क्या करेंगे, जब 1.5 मटेरियल निकल जाएगा तो यही सॉलिड पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में। सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में। यानी हम लोग इसमें हथौड़ी यूज नहीं किए। क्या हम लोग हथौड़ी यूज किए क्या, नहीं। देखो मान लो कि आपके घर में सॉल्ट, नमक, काला नमक, तुम लोग देखोगे काला नमक का स्टोन आता है ना, और उसको हथौड़ी से मार मार के उसको चूर यानी पाउडर बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हथौड़ी यूज किया गया, हथौड़ी की जगह पे क्या यूज किया गया, इस हीट को। हीट से क्या हुआ कि इसके अंदर की जो गर्मी थी, यानी इसके अंदर जो वाटर था, वो क्या हो गया, निकल गया। बात समझ में आया। और जो मटेरियल हमको मिला वो क्या था, पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो समझ में आया कि नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम है। अच्छा, इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो हम पीओपी लिए है ना, अगर हम लोग क्या ले लिए, पीओपी, तो ये हमारे पास पीओपी आ गया। और किसी तरीके से इसमें हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर दें, कितना, 1.5 या 3/2 भी बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा CaSO4 और हाफ 2H2O, है ना, 2H2O। तो देखो हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, ध्यान देना। जिप्सम लो, जिप्सम पाउडर है, और उस पाउडर में पानी डाल दो। पानी डालते ही 5 से 10 मिनट के अंदर, है ना, वो फिर से एकदम पीओपी है ना, करवाने के लिए, है ना, या फिर बोल सकते हैं वॉल को स्मूथ करवाने के लिए पुट्टी के जगह पर पीओपी यूज करते थे, पीओपी। तो कंपनियां क्या करती थी, जिप्सम को क्या करती थी, हीटअप करके पीओपी बना देती थी, पाउडर बना देती थी। और जो घर का मिस्त्री था वो क्या करता था, इस पाउडर में पानी मिला करके फिर से क्या, जिप्सम बना देता है, और है ना वॉल पे लगा देता था स्मूथ करने के लिए। या बहुत जो मटेरियल्स होते थे उसको बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। आइडियल मतलब मूर्ति, है ना, या कुछ इस तरह के ऑर्नामेंट्स जो थोड़ा अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, उस जगह पर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। अभी भी बहुत लोग देखना, अपने जो सीलिंग होता है ना, किनारे किनारे देखो जो डिजाइन होता है ना, पंखे का किनारे किनारे जो डिजाइन होता है वो इस चीज का, बात समझ में रहा है ना। तो ये वही पीओपी है जो घर में हम लोग यूज करते हैं। ये जनरली को है व्हाइट कलर का, लेकिन अगर इसका लोकल कैटेगरी वाला देखोगे तो थोड़ा ग्रीस कलर का हो जाता है वो पानी जाने के बाद, है ना, होता लेकिन ये व्हाइट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, डाउट है, कोई क्वेश्चन। चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं, कहां कहां इसको यूज किया जाता है। उतना ही होगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला, तभी तो ये केमिकल। ठीक है, चलिए इसका तो देखिए सबसे पहला यूजेस, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। हाँ, क्या करते हैं देखना, लेकिन कोई किसी ना किसी होंगे
ना हाथ टूट, तो हाथ टूट जाता है, बोन है वो तो अपने आप जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जब उसको सेट कर लेते हैं तो बोलते हैं नहीं, लेकिन हिले हिलेगा, फिर तो डिसलोकेट हो जाएगा, फिर इधर उधर हो जाएगा। इसलिए क्या कर पट्टी बांध, पहले क्या बांधते हैं, पट्टी बांध, पट्टी बांधने के लेप पीओपी का, पीओपी का लेप लगाए, 5 से 10 मिनट के अंदर मतलब सूख जाता है। अब जिसका हाथ टूटा भी है ना, अब आना चाहिए अंदर से, तो वो नहीं टूटने वाला, वो फिर से हटने वाला नहीं। अब उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये पीओपी को यूज किया जाता है किसी भी फ्रैक्चर बोन को जो डिसलोकेशन हो गया है उस लोकेशन को सही करने के लिए। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है कौन सा केमिकल यूज किया जाता है जब किसी का हाथ यानी हैंड हैंड का जो बोन होता है वो फ्रैक्चर हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है किसको यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, है ना। बोलते हैं ना कि यार उसको प्लस्तर लग रहा है, प्लस्तर, यही है प्लस्टर, है ना। असली में ये प्लस्टर हाथ के लिए नहीं था, ये प्लस्टर तो घर के लिए था, लेकिन जब हम लोग देखें कि ये सब काम इसमें भी यूज किया जा सकता है तो हम लोग इसी को यूज कर लिए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो बाद में नाम रखा गया है, असलियत में वो जिप्सम से यूज होता था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया ना। यानी ध्यान देना, अगर कोई पाउडर ले लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में एक गिलास है, तुम्हारे घर में गिलास है, ठीक है, गिलास में ये पीओपी डाल दो, ये पीओपी डाल दो, पीओपी डालने के बाद ये पानी डाल दो थोड़ा सा, डालने के बाद उसको थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में रख दो, देखना कि वो अंदर एकदम पत्थर बन गया होगा, और वो किसका शेप ले लेगा, उस गिलास का शेप ले लेगा, जिसमें जाएगा ना वो उसका शेप ले लेगा। बात समझ रहा, इसी का फायदा हम लोग क्या करते हैं घर के डेकोरेटिंग के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, नक्काशी बनाने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रौनक तुम्हें समझ में आया, सानिया ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए देखते थे पहले तुम लोग देखना कि घोड़ा बंदर भालू छोटा छोटा, है ना, खेलने के लिए बच्चों के लिए उस तरह का मिट्टी वो जैसा आता था तो वो पीओपी का बनाया जाता था, ठीक है। फॉर मेकिंग स्मूथ, फॉर सरफेस स्मूथ, यानी ये जो स्मूथ सरफेस किया गया है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, पीओपी का। अब तो पीओपी का एक बड़ा भाई आ चुका है, वॉल पुट्टी, जिसको हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आया, कर सकते हैं लेकिन उतना खर्चा लग जाता है, तो वो कौन ज्यादा नहीं करता है, ये सस्ता हो जाता है। हाँ तो लेकिन अब जब प्लास्टर लग गया फिर जिप्सम, तो फिर उसका यूज नहीं आता तो पत्थर बन चुका है, फिर वो सेकंड बार में फिर से वो नहीं बनेगा। बात समझे, एक बार यूज हो गया तो खत्म। समझ में आ गया आप लोगों को, 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पढ़िए, पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने दीजिए और खुद भी समझिए और दूसरे को भी समझने का मौका दीजिए। नहीं, सब नहीं करना, समझ में आया, समझ में आया तस्मीर तुम्हें, इस लाइन में तुम लोग को समझ में आया, तुम लोगों को समझ में आया जी, इस लाइन में, उस लाइन में, तुम लोगों को दोनों को उधर पीछे समझ में आ गया, तुम्हें आ गया, तुम दोनों को आया समझ में, चलिए ठीक।
जल्दी से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट है तुरंत पूछिए। तो देखो, तब उसका पाउडर नहीं बनेगा, पूरा वो अनहाइड्रेस हो जाएगा, मतलब उसका सब पानी जो है पूरा निकल जाएगा, यानी वो पीओपी नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया? देखो, एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है अनहाइड्रेस। अनहाइड्रेस का मतलब क्या है? पूरा का पूरा पानी निकाल दिया गया। समझ में आया? और हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी का होना। बोलो। ऐसे ले करके पहले रख के हाथ से ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो क्या बोलते हैं, जो तुम सोच रहे हो ना कि करनी ले करके ऐसे ऐसे लेकर, वो ऐसा करनी से थोड़ी ना, ऐसे करके। और बिलायती बिलायती करनी लेकर एकदम प्लेन नहीं कर देते हैं वो लोग, हाथ से ही करते हैं। एक से एक क्वेश्चन है तुम लोग, हंसी दिला देता है। पेंटा, देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ देखो 5 की, ठीक है, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। हाँ बोलिए ना। नहीं, कभी नहीं, ये तो सबसे हाईएस्ट यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए ये भूल गए। हमको लगता है तुम केमिस्ट्री में बताया गया था क्लास 9 में, भूल गए। फ़ारेनहाइट में डिग्री लगता है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री लगता ही है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है टेम्परेचर का केल्विन, और उसमें कभी भी यूनिट नहीं होता, मतलब डिग्री नहीं होता। हाँ बोलिए। जितना मेरे पास था हम सब तुम लोगों को सेंड कर। अब फिर वही बात है, वो उससे पूछो, वो भी, उसको भी उसका फोटो नहीं दिख रहा है, तुम लोग खिंचवा। हाँ, तो बेंच में तो है ही तुम्हारा, आगे सबसे आगे तुम ही तो बैठा है, वो बैठा था, तुम बैठा था। ऐसा नहीं है, दिखा देना उसको बाहर, अभी नहीं। किसको? 4 को ऑक्टा, ऑक्टा नहीं, सॉरी, क्वाड, क्वाड सॉरी, वो 8 को बोलते हैं ऑक्टा, और 7 को हेप्टा। सारा तो लिखा हुआ, समझ में आ रहा है हिमेश? ठीक। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितना वाटर उसमें मिलाया गया है। वाटर का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि तुम कभी सुने होगे कि ईंटा तो है, लेकिन ईंटा की ताकत पानी मिलने से होती है। सुने हो कभी कि देखना, कोई भी जब अपना घर बनाता है ना, तो उसमें ना पानी डाल देता है, ज्यादा पानी पिलाता है, क्योंकि पानी पीने से इसके पास ताकत बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है कि दो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये उसी पर डिपेंड करता है कि कितना पानी दिए। कुछ पूछना है? बोलो। मैथ का डिलीट है, हाँ, बता रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात तुम लोग से पूछना है, जरा याद करके हमको बताओ, जब मैथ का कुछ डिलीटेड पोर्शन जो आया था एकदम स्टार्टिंग में, तुम लोग को हम टिक लगवाए थे कि नहीं? जोर से बोल दे, एक बार उसके कानों तक आवाज जाना चाहिए। लगवाए थे? वो बोल रहा है कि आप कभी लगवाए ही नहीं। बताओ, अब तुम मेरे को बोल रहे हो। हो गया, पढ़ लिए, आगे बताएं। चलिए, लास्ट टॉपिक बचा है ना, आई थिंक इसमें और बुक है, इसमें भी तो देखो, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
बस हो गया, छोड़ दो। लास्ट टॉपिक, दांडी नमक, नमक है ना, नमक कॉमन सॉल्ट, इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक, ध्यान से समझो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात पहले बता देता हूं, इस जुम्मा क्लास होगा और वो भी टेस्ट होगा, लेकिन जो एब्सेंट करेगा उसके घर में कॉल जाएगा। सर जुम्मा के दिन अलग दिन ले लीजिए सर, आप सैटरडे को ले लीजिए। चलो तो कल ही ले लेते हैं, ले लीजिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको जुम्मा का टेंशन है वो कल यहाँ पर रुक कर इंतजार टेस्ट देके जाएगा। नहीं, हम एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। नहीं, क्यों? उस दिन तो यही बप्पा मोरिया कर लेंगे हम लोग। ठीक, कोई बात नहीं है, बस कॉल करेंगे घर में, बात तो कर लेंगे कि घर में बिरयानी बना है कि नहीं बना है, बस उससे ज्यादा बात नहीं होगा। सुनिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? हम लोग ये भी पढ़े थे क्लास 9 में कि क्रिस्टल कैसे बनता है। क्रिस्टल किसी भी सब्सटेंस में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं और जब उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो उसके ना क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। जैसे चीनी देखोगे, नमक देखोगे, तो नमक यानी सॉल्ट, वो भी क्या है? एक दाना, एक क्रिस्टल है। बात समझ आया? तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना, जितने भी कंपाउंड होते हैं जिसके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो पक्का क्या बनाएंगे? तो वो पक्का बनाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, यानी क्रिस्टल बनाएंगे। यानी चीनी का एक दाना, है ना, या फिर मिश्री का एक दाना, या नमक का एक दाना देखोगे, एक दाना, तो उसको एक क्रिस्टल बोलेंगे, है ना। और उस क्रिस्टल में ना पानी होता है, वाटर होता है। कैसे पता चला? तो सिंपल सी बात है, कोई नमक या पानी, सॉरी नमक या फिर चीनी को अपने हाथ में रखो, है ना, तो आपके हाथ की गर्मी जब उसको मिलेगी तो उसमें से वो पानी क्या होने लगेगा? निकलने लगेगा। तो पता चल गया कि उसके अंदर क्या था? पानी था। अब इसको समझाने के लिए तुम लोग के बुक में जो एक्टिविटी दिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक्टिविटी है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। ध्यान से समझना क्या हुआ, ध्यान से समझो कि कॉपर सल्फेट जो कि पाउडर के सब्सटेंस में मिलता है, अगर इसको हम एक क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। ध्यान देना, टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम? कॉपर सल्फेट को रख दिए। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, ये पाउडर के सब्सटेंस में है। ठीक है, अब क्या किए हम? अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये 4 है, और हम क्या कर रहे हैं, अब नीचे से इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं। जब हीट कर रहे हैं तो देखिए इसमें से कुछ गैस निकल रहा है, गैस निकल रहा है। ठीक है, गैस निकल कर देखा ये गया, कुछ समय के बाद ये देखा गया कि यही कॉपर सल्फेट क्या चीज में कलर हो गया? ये कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर में। ठीक है, ये बात तो है कि यानी इसके अंदर से जो भी मटेरियल था वो निकल गया, जिसके कारण ये क्या हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। लेकिन अभी पता नहीं चला कि हुआ क्या। अब हम लोग क्या किए, अलग से जब ये व्हाइट हो गया, जब अलग से हम दो बूंद जब पानी गिरा है इस पे, 2 बूंद 3 बूंद कुछ भी जब गिरा है, तो देखिए कि वाटर, ये जो कॉपर सल्फेट था ना, फिर से कौन सा कलर का हो गया? ब्लू कलर का। तो क्या पता चला? पता ये चला कि ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर आया ना, ये ब्लू कलर वो किसके कारण आया? वाटर के कारण। यानी कि अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है? पानी है।
जब उसमें से पानी का मटेरियल यानी वो जो पानी था, जो वाटर था, वो भाप बन के जब निकल गया तो वो ब्लू कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कलर में। जब बाद में हम लोग फिर से जब पानी डाले तो ये फिर से कौन सा कलर में आ गया? ब्लू कलर में। तो जब इसका हम लोग पूरा फॉर्मूला देखे तो पता चला कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। ये असलियत में जो कॉपर सल्फेट होता है वो असलियत में ब्लू कलर का होता है, लेकिन उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5H2O। मतलब कि इस कंपाउंड यानी इस सॉल्ट को कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है? सल्फेट की फैमिली से, है ना? सल्फेट जो सॉल्ट है, तो इसमें 5H2O मतलब फिक्स्ड अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल दिया जा रहा है ना? फिक्स्ड अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल क्या दिया जा रहा है? इसको दिया जा रहा है, तब जाकर इसका कलर चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ब्लू विट्रियोल। एग्जाम में पूछता है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। अब ये कहां यूज होता है? ये पेट्रोलियम में यूज होता है, ये लेदर में यूज होता है ना? इस जगह पर ये लोग यूज किया जाता है इसको। बात समझ आ रहा है? किसको? ब्लू विट्रियोल को। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, तो आंसर लिखना होगा CuSO4 डॉट 5H2O। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, जनरली यूज किया जाता है तो सिर्फ क्या यूज किया जाता है? CuSO4, यही ना यूज किया जाता है। लेकिन असलियत में ये ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल है किसके? वाटर के। तो अगर इस कॉपर सल्फेट के पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, इस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। लेकिन अब यहां पर ये व्हाइट कलर का हो गया ना, तो इसमें से पानी निकल गया, तो इस तरह के जो सॉल्ट होंगे उसको बोलेंगे एनहाइड्रेट सॉल्ट। एनहाइड्रेट का मतलब ही हुआ कि उसमें से क्या निकल गया? पूरा पानी निकल गया। अगर किसी में पानी की मात्रा होगी तो वो हाइड्रेटेड, और अगर किसी में पानी की मात्रा नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? एनहाइड्रेटेड। अब एग्जाम पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो क्या आंसर दोगे? व्हाइट। बात समझ में आया? और फिर पूछेगा व्हाट इज द कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आंसर क्या होगा? ब्लू। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। क्या नाम है? ब्लू विट्रियोल, जो कि पेट्रोलियम में, है ना, या फिर लेदर इंडस्ट्रीज में, वैक्स इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। और कुछ जगह देख लेना तुम लोग बुक में, ठीक है? और भी एग्जांपल्स तुम लोग देख लेना, ठीक है? समझ में आ गया ये? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या समझ में आया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्ट के साथ कोई फिक्स्ड अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो इसका मतलब उसके पास क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या हम लोग पीओपी को बोल सकते हैं कि ये खुद एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक्वायर करके रखता है? बिल्कुल रखता है। कितना वाटर रखता है अपने पास? हाफ H2O। बात समझ में आ रहा है? कितना रखता है ये अपने पास? हाफ H2O। अच्छा, वॉशिंग सोडा का बात करते हैं। वॉशिंग सोडा, बताओ, वॉशिंग सोडा क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है? हाँ। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है? 10H2O। तभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट, है ना? ये क्या रखता है अपने पास? डेकाहाइड्रेट। ये क्या रखता था? हाफ, है ना? इसी से जो बनता है जिप्सम, जिप्सम भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। कितना रखता है? 2, मतलब डाईहाइड्रेट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है? यानी जिस भी सॉल्ट के पास फिक्स्ड अमाउंट का, है ना, एकदम बता दिया जाए कि इतना ही अमाउंट का तुमको वाटर मिलेगा, अगर उसको उतना ही अमाउंट का वाटर मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सॉल्ट अपने पास क्या रखा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ज्यादा हो गया या कम तो वो पूरा सॉल्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। और इनका जो कलर भी आता है ना, तो ये वाटर के कारण ही आता है ना? इस वाटर के कारण आता है, जैसा भी मैंने बताया। बोलो समझ में आया कि नहीं?
देखो वाटर कलरलेस है, लेकिन रिएक्शंस हम लोग जानते हैं ना, रिएक्शंस में कलर चेंज होता है। चैप्टर 1 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चैप्टर 1 में पढ़े हो कि रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ सकता है, कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, हीट निकल सकता है, पढ़े ना वो चीज है। अच्छा एक और चीज है इसमें, ग्रीन विट्रियोल, है ना, तुम लोग देखोगे एक और सॉल्ट होता है ग्रीन विट्रियोल, है ना, जो कि किसका सॉल्ट है? FeSO4, है ना, डॉट 7H2O, मतलब आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, है ना। क्या होगा ये? आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, यानी इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 7। और ये जो ग्रीन विट्रियोल है वो जनरली कहां यूज होता है? ये मेडिसिन में यूज होता है ना। किसके मेडिसिन में? जहां पर एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया की बीमारी जानते हो, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। जिस पर्सन को आयरन की, है ना, लोहा की कमी हो जाती है जिसके शरीर में आयरन की, है ना, तो उस पर्सन को हो जाता है क्या? एनीमिया, है ना। और उस एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ग्रीन विट्रियोल को यूज करते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और ये ग्रीन कलर किसके कारण आता है? इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। बात समझ में आ रहा है? कौन सा कलर आता है? ग्रीन कलर। अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एनहाइड्रेट कर दें इसको, यानी पूरा वाटर निकाल दें, तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट है? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया ना? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। मैं एक बार पढ़ भी देता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम सॉल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी जाकर वो अपने आप को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा के साथ देखे, या पीओपी के साथ देखे, या और भी बहुत सारे मटेरियल के साथ हम लोग देख लिए, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस भी सॉल्ट के पास पानी रहता है वैसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। जिस भी सॉल्ट के पास पानी नहीं होता है वैसे सॉल्ट को अनहाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? वही पॉइंट नीचे नेक्स्ट में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट एकदम बेसिक इसका डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब हर सॉल्ट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तभी वो कंपाउंड बना पाता है। हम लोग बार बार देखें, कोई भी चीज बनाना है, जैसे शुगर, अगर शुगर हम बनाना चाहते हैं या ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो कार्बन का एटम इक्वल होना चाहिए। इक्वल कहने का मतलब, अगर शुगर बनाना, सॉरी ग्लूकोज बनाना चाहते हो तो सी यानी कार्बन 6 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग और दूसरा कोई मटेरियल बनाना चाहते हैं तो उसमें हर मटेरियल का, हर एलिमेंट का एटम अलग अलग होना चाहिए, तभी वो बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन अगर 5 एटम भी ले आएंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो हर सॉल्ट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए। यहां पर वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें अपना वाटर खो दिया हीट के कारण या और भी कोई मटेरियल के कारण, तो वो सॉल्ट अनहाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। और यहां पर कुछ एग्जांपल देकर बताया गया है। बात समझ में आया, है ना? तो ग्रीन विट्रियोल जो कि आपके एनसीईआरटी में है, ब्लू विट्रियोल जो कि आपके एनसीईआरटी में है, जिप्सम है, वॉशिंग सोडा है ना, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये सारे के सारे जो भी वाटर अपने पास रख रहे हैं वो सब एग्जांपल है किसके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। तुम लोग को समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? उधर तुम लोगों को, तुम लोगों को, तुम लोगों को, तुम लोगों को उधर समझ में आ गया? तो फाइनली रौनक, सानिया, तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट मेरे एंड से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपका काम होगा कि वीडियोस को देखो, ऑडियोज को देखो, टॉपिक्स को देखो, डॉक्यूमेंट्स को देखो, आंसर्स को देखो, और जो नहीं समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। समझ में आ गया? तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट।
ये यहां पर नेक्स्ट क्लास हुआ, तुम लोगों का नहीं हुआ। अब पढ़ने के लिए दे रहा हूं, पढ़ो पहले। बैग पैक नहीं करना है अभी? हाँ, फर्स्ट पेज नहीं, इसी का पूरा पढ़ लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो डाउट है तुम्हें पूछो। क्या हुआ बोलो? डी का मतलब होता है डाइल्यूट। हाँ, तो वो डील का मतलब, डील हम कहीं भी लिखते हैं ना, DIL, फिर डॉट लगा देते हैं, तो इसमें धड़कन वाला दिल नहीं, ये है डाइल्यूट, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए देखो हम लिख देते हैं CONH डॉट, यानी कॉन्सेंट्रेटेड। असलियत में ये शॉर्ट फॉर्म भी है, वही शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, एकदम सही। हाँ बोलो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब किंग ऑफ एसिड, एसिड का राजा कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाथ डालोगे ना, फिर निकालोगे तो जितना भींगा नहीं होगा बस उतना ही निकलेगा, बाकी सब वही रह जाएगा। इतना खतरनाक होता है वो। तो वो पागल हो जाओगे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर छुओगे तो। जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पर इतना ऐसे गया ना, इतना तक गया, जब निकालोगे ना तो इतना वही रह जाएगा अंदर, और ये वाला बाहर निकलेगा। उसको माई रमाई दाई रहता, जो भी करना है कर ले। हाँ, हड्डी वही रह जाएगी, गल जाएगा पूरा, इतना खतरनाक हो जाता है। मिलता है लेकिन तुम लोगों को नहीं देगा। 18 प्लस दिखाना होगा, अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, तब जाकर मिलेगा केमिस्ट दुकान में। मैं तो लोग सफा मना कर देता, बोलता नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। बदमाश लोग बदमाशी करता है, फेंकने में यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम खरीद के लेकर आए, तो तुम्हारा एड्रेस लिख दिया गया। अगर तुम्हारे एरिया में किसी का सुनने में आया कि उसको कि कोई एसिड फेंक दिया है या कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ, तो तुम ही पकड़ाएगा, भले तुम करो या मत करो। मत कहने का मतलब कि जो जो वहां से खरीद के लाया उसके पास एड्रेस लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है कौन कौन खरीद के लेके गया था, किस एरिया से। आधार कार्ड क्यों मांग रहा है तब? अगर आधार कार्ड में भी तुम गलती करके रखे हो तब तो व्यारा नहीं आ रहा है, तब तो बात ही अलग, तब तो नहीं बोल सकते, तब वैसा सोचिए। तो दूसरा बात, इंडिया में सब बहुत होता है। हाँ, वो दूसरा चीज है। हाँ, जैसे अल्कोहल मिला दिए तो वाटर के अलावा कोई दूसरा चीज मिला दें तो नहीं होगा। तो हो सकता है वो दूसरा कलर दिखाए, हो सकता है, हम करके तो नहीं देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखना हो, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि क्या होगा। जाओ तो उर्दू पढ़ने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं वो रेशमी है ना, वो अलग बोल रही है कि क्लास दीजिए इंग्लिश का, और क्या नाम है ये इसकी बहन अलीसा की बहन, वो बोल रही है कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। टाइम ही नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अलीसा 9 क्लास में, उसकी बहन नाम क्यों भूल रहे हैं उसकी, आफरीन, आफरीन। कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, सोच लो। ये फ्राइडे इस चैप्टर का टेस्ट है, ये फ्राइडे इस चैप्टर का टेस्ट है। जिसको लगता है कि सर हम फ्राइडे को नहीं आ पाएंगे, कल नहीं तो परसों वो टेस्ट दे दे, हमको पहले ही आ जाए, बोल दे कि सर हम फ्राइडे को तो नहीं आ पाएंगे, तो कल परसों तक वो टेस्ट दे दे, क्योंकि अभी ताजा ताजा दिमाग में है, कल परसों भी दे ही दोगे। वो तो डिपेंड करेगा कि हम क्या ले रहे हैं। ज्यादातर एमसीक्यू लेंगे क्योंकि एमसीक्यू लिखने में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, मेन यही कारण है। लेकिन टेस्ट तो लेना है, छोड़ सकते नहीं अब, है ना। हाँ, तो जो कल देना चाहता है वो कल दे सकता है, नहीं तो हाँ नहीं, तो हम नहीं देना, यहाँ रुक कर
वो तो वहां पर नहीं, यहाँ पर देना होगा रुकने के बाद। शाम में कितने बजे सर? यहाँ पर जैसे ये लोग पढ़ लिया ना, बगल क्लास में रह कर टेस्ट दे देना, क्या दिक्कत। बात समझ में आ गया। फ्राइडे को इस चैप्टर का टेस्ट है, अगर फ्राइडे नहीं दे पाओगे तो कल, नहीं तो परसों आप दे दीजिए। कल से मैथ पढ़ाऊंगा। एक बात बता रहा हूं, अब मेरा स्ट्रेटेजी सुन लो। पहले 2 चैप्टर को इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर देता हूं, ठीक है, मैथ का। उसके बाद ही अब और कोई साइंस में आऊंगा। साइंस में वैसे भी देखा जाए तो मेरा क्या बचा, मेटल एंड मेटल है ना, मेटल एंड मेटल बचा हुआ है, और आइस बचा हुआ है ना। आइस में ज्यादा दम है भी नहीं वैसे, लेकिन वो बचा हुआ है। पहले हम मैथ करवाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो कल से अब ये बताओ मैथ में कौन सा चैप्टर करवाएं। हाँ, पहले छोटा वाला करवाने बोले थे ना, छोटा वाला करवा देंगे ना। तो हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे छोटा, प्रोबेबिलिटी ना, वो तो एक दिन का खेल है, उसमें तो एक दिन में फिर वही बात है, फिर सैटरडे को वो भी चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, फ्राइडे को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए फ्राइडे तक उसको खत्म मत होने दो। वो देखो ना, तुमको वो बता देगा। मुबारक, मुबारक, स्ट्रॉन्ग एसिड तुम कैसे पहचान पाओगे? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है? तो रिएक्शन भी तो देखना ही पड़ेगा ना। क्या? तो क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में भी ऐसे दे दिया, हम लोग कंफ्यूज होके रह जाएंगे। ये तो तुमको याद करना है, ये तो तुमको याद करना है। बहुत सारे एलिमेंट हो तो तुमको याद करना नहीं पता है ना, बताओ। ठीक है, यानी तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किए, चलो ठीक है, तुम भी सही बोले कि यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर लिया और बता दिया कौन एसिड का। हाँ जी, आप बताइए, अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड पता लगाना है तो कैसे पता लगाइएगा? हाँ, वही, अब उसको छोड़ो, और भी बहुत सारा तरीका है। चाटे लेगा, अरे जमाने नहीं रहेगा। तुम बताओ जी, बताओ। हो गया, इंडिकेटर हो गया। हाँ, इसको अलावा कुछ जिसको सर टंग से टेस्ट नहीं कर देते हो। तुम बताओ। पानी डालिए, फिर क्या होगा? बोलो। नहीं पता। हाँ, तो पता चल जाएगा एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर यहाँ से मिला है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये हुआ कि अगर उस एसिड को पानी में डाले और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोनियम आयंस बन गया, हाइड्रोनियम आयंस बनता हुआ दिख रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनता हुआ दिख रहा है तो वो वीक एसिड। आंसर तो नहीं ना दिए, वो दूसरा चीज, वो डाइल्यूशन। क्या लिखे कैसे? बुक में पढ़ो, सब पता चल जाए कैसे लिखे। देखो, ध्यान दो बॉयज, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पर। सिर्फ 1 घंटा बिता देते हैं यहाँ पर, सिर्फ 1 घंटा। वो घर से निकलते ही है कि हाँ 1 घंटा को बिताना है कैसे भी, कि घर में पता चल जाए कि हाजिरी लगा के आ गए हैं, हाजिरी मेरा लग गया उधर। लेकिन अपने लाइफ के बारे में सीख नहीं, समझ नहीं रहे। लाइफ में जब लगेगा ठोकर ना, तभी समझ पाओगे, तभी सीख पाओगे। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। पढ़ाई करो और जो भी डाउट है तुरंत पूछो, ठीक है? जो भी डाउट होगा कल, साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, जो जैसे मान लो कि तुम्हें पूछना होगा तो तुम अपना बुक लेकर आओगे, तभी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। बात समझ में आ गया?
जिसको जो भी डाउट होगा वो अपना बुक लेकर आएगा, दूसरे का बुक से कोई नहीं पूछ सकता। कल मैथ होगा वैसे पढ़ाई, लेकिन पहले साइंस आपके डाउट्स क्लियर होंगे। डाउट्स आप अपना क्लियर कर लेना, आपको लगता है कि मेरा डाउट्स क्लियर हो गया, तभी जाकर मैथ स्टार्ट करूंगा। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्राइडे टेस्ट क्या बोल रहे हो? हाँ जग बोर्ड का ना, हाँ तुम लोग का सुनने में तो आ रहा है कि 6 महीना वाला जो इन लोग का जिस तरह को हुआ है ना, वैसे तुम लोग को भी होने वाला है ना। तुम लेकिन हमको भेजने वाले थे, क्या बोलते, लिख करके, अभी तक हमको मिला नहीं। ठीक है, हमको भेज देना कभी भी, ठीक है। ठीक है, क्या होगा? डिलीट पोर्शन ना, तुम हमको भेजे थे ना, हाँ हम देख लिए, वही वाला था जो पिछले साल जैसा हुआ था ना, वही था, लेकिन हम देख लिए। क्या? जो हम लेंगे, ये स्कूल जो आएगा, हम मेरे में दोनों आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिक्स करके लेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोग को समझ में आ गया है ना? ठीक है, टेस्ट लेना था, छोड़ो, ठीक है, कभी छोड़ दो। वालेकुम सलाम, वालेकुम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा।